दोस्तों, किसी भी धर्म के अनुसार जब किसी भी इंसान की मौत हो जाती है, तो जल्दी से जल्दी मरने वाले का अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है, क्योंकि उसके धर्म के अनुसार जब तक मरने वाले का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है, तब तक मरने वाली इंसान की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। लेकिन आज की कहानी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। एक लड़की की मौत तो हो जाती है, लेकिन ये मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। लड़की के माता पिता बार बार पुलिस वालों के सामने गुहार लगाते हुए कहते हैं कि साहब, मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बच्ची है। लेकिन पुलिस हर बार एक ही जवाब देती है कि जब तक मरने वाली लड़की का डीएनए जांच नहीं हो जाता है, लड़की की लाश को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता है। उसके बाद लड़की की लाश को सरकारी अस्पताल के मोर्चरी में रखवा देती है और धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। धीरे धीरे लगभग 3 साल और 4 महीने का समय गुजर जाता है। इस दौरान लड़की की लाश भी एक कंकाल का रूप ले लेती है। आखिरकार लगभग 40 महीनों के बाद जब इस लड़की के मामले का खुलासा होता है, तो पुलिस अपनी नाकामी को छुपाने के लिए न सिर्फ उस लड़की की लाश को उसके माता पिता के हवाले कर देती है, बल्कि आनन फानन में ही अपने ही सामने उस लड़की का अंतिम संस्कार भी करवा देती है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है, तो लोगों का गुस्सा पुलिस प्रशासन के ऊपर ही निकलता है। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार, प्रणाम। मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय, और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है इटावा, और इसी इटावा जिला का एक थाना पड़ता है जसवंत नगर। जसवंत नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है चक सलेमपुर, और इसी चक सलेमपुर गांव की रहने वाली है रीता कुमारी, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल के आसपास। रीता जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। रीता के परिवार में उसके माता पिता के अलावा 2 भाई भी हैं। ये बात है 19 सितंबर 2020 की। रीता अपनी माँ से कहती है कि मैं कुछ काम से बाहर जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद वापस आ जाऊंगी। लेकिन रीता जब एक बार अपने घर से निकलती है, तो दोबारा कभी लौटकर वापस घर ही नहीं आती है। उसके बाद रीता के माता पिता रीता की हर जगहों पर तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी रीता का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए रीता के माता पिता इसी जसवंत नगर थाने में जाते हैं और अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर लेती है, लेकिन इसके बावजूद भी इस मामले को ज़्यादा सीरियस तरीके से नहीं लेती है, और धीरे धीरे लगभग 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है। लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह का समय गुजर जाता है, आखिरकार 1 सप्ताह के बाद इसी चक सलेमपुर गांव के बाहर एक बाजरे के खेत में एक लाश पुलिस को बरामद होता है। पुलिस को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है और सबसे पहले डेड बॉडी का मुआयना करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाली एक लड़की है, लेकिन इस लड़की का चेहरा बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। दरअसल उस लाश को देखने के बाद मालूम चलता है कि शायद लड़की की हत्या करने के बाद उसके शरीर पर कोई खतरनाक केमिकल डालकर उसको जला दिया गया है। पुलिस ये भी सोचती है कि शायद उसी केमिकल से उस लड़की की हत्या भी की गई है। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी इधर रीता के माता पिता को मालूम चलता है, वो लोग भी घटनास्थल पर पहुंचते हैं और लड़की की लाश के कपड़े और चप्पल को जब देखते हैं, तो देखकर पहचान लेते हैं और रोते हुए पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, ये कोई और नहीं बल्कि हमारी ही बेटी रीता है। पुलिस सबसे पहले रीता की लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ रीता के माता पिता को अपने साथ थाने लेकर चली जाती है और फिर इन दोनों से रीता के बारे में पूछताछ करती है। इस पर रीता के माता पिता पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारी बच्ची की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि हमारे ही पड़ोस में रहने वाला राम कुमार यादव और उसके घर परिवार वालों ने किया है। पुलिस जब इस हत्या की वजह पूछती है, तो मालूम चलता है कि रीता और राम कुमार के बीच में प्रेम प्रसंग चल रहा है। राम कुमार जो पहले से ही शादीशुदा ही नहीं है बल्कि उसके बच्चे भी हैं। राम कुमार और रीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि फ़ोन पर भी बातचीत करने लगते हैं।
लेकिन तभी इस बात की जानकारी रीता के घर परिवार वालों के साथ साथ राम कुमार के घर परिवार वालों को भी मालूम चल जाता है, जिसकी वजह से दोनों के ही घर परिवार वाले दोनों के ही खिलाफ हो जाते हैं। रीता के माता पिता जब ये सारी बात पुलिस वालों से कहते हैं तो पुलिस राम कुमार के नाम पर नामजद मुकदमा तो दर्ज करती है, लेकिन साथ ही साथ रीता के माता पिता से कहती है कि अभी तक डेड बॉडी की पहचान नहीं हो पाई है कि मरने वाली लड़की रीता ही है या फिर किसी दूसरी लड़की की लाश है। एक बार उसका डीएनए जांच हो लेने दीजिए। अगर हमको मालूम चल गया कि मरने वाली लड़की रीता ही है तो हम इस मामले को आगे तक ले जाएंगे। पुलिस ना तो रामकुमार को थाने बुलाती है और ना ही उससे पूछताछ करती है। हालांकि पुलिस जब रीता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकालती है तो उससे भी साफ साफ मालूम चल जाता है कि रीता ने आखिरी बार रामकुमार से ही बातचीत किया था। लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती है। इस दौरान रीता के माता पिता लगातार पुलिस से उस डेड बॉडी को अपने पास भी मांगते रहते हैं, लेकिन पुलिस उस डेड बॉडी को रीता के माता पिता के हवाले नहीं करती है। पुलिस कहती है कि एक बार डीएनए जांच हो लेने दीजिए, उसके बाद डेड बॉडी को आपके हवाले कर दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी इधर रामकुमार के घर परिवार वालों को मालूम चल जाता है तो सब के सब अपना घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। इधर रीता के माता पिता पुलिस थाने में कई बार जाते हैं और पुलिस वालों से डीएनए जांच करवाने की मांग भी करते हैं, लेकिन पुलिस भी इनकी कुछ नहीं सुनती है और धीरे धीरे लगभग 1 साल और 5 महीने का समय गुजर जाता है, लेकिन पुलिस ना तो डीएनए जांच करवाती है और ना ही उस डेड बॉडी को रीता के माता पिता के हवाले करती है। इसलिए रीता के माता पिता अब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू कर देते हैं। रीता के माता पिता जब पुलिस के ऊपर दबाव डालना शुरू करते हैं तब जाकर पहली बार मार्च 2020 में उस डेड बॉडी का सैंपल लेकर रीता के माता पिता के डीएनए को हैदराबाद के फोरेंसिक लैब में भेजती है। 26 मार्च 2022 को जब डीएनए रिपोर्ट आती है तो उस रिपोर्ट में भी कुछ साफ नहीं बताया जाता है। दरअसल रिपोर्ट में बताया जाता है कि सैंपल सही नहीं होने की वजह से ये क्लियर नहीं हो पाया है कि डेड बॉडी किसका है। आखिरकार ये मामला वैसा का वैसा ही रह जाता है। इसके बावजूद भी रीता के माता पिता कई बार पुलिस वालों से कहते हैं कि डेड बॉडी हमारे हवाले कर दीजिए, लेकिन पुलिस रीता के माता पिता की एक बात नहीं सुनती है और फिर 5 महीने का और समय गुजर जाता है। रीता के माता पिता फिर से पुलिस के ऊपर दबाव देते हैं कि दोबारा डीएनए जांच करवाई जाए। जैसे ही 5 महीने का और समय गुजर जाता है, आखिरकार अगस्त 2022 में फिर से उस डेड बॉडी का सैंपल और रीता के माता पिता का डीएनए लेकर हैदराबाद भेजा जाता है। 18 अगस्त 2022 को जब दूसरी बार डीएनए रिपोर्ट आती है तो दूसरी बार भी डीएनए रिपोर्ट वैसा ही आती है जैसा पहले बार आई थी। दरअसल तीसरी बार भी यही चीज़ बताया जाता है कि सैंपल सही नहीं होने की वजह से रिपोर्ट सही से नहीं आई है। दूसरी बार भी जब उस डेड बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पाती है तो उसके बाद रीता के माता पिता पुलिस के ऊपर दबाव देते हैं कि तीसरी बार डीएनए जांच करवाई जाए। पुलिस रीता के माता पिता की बातों को नहीं मानती है। रीता के माता पिता भी जब अपनी तमाम कोशिश कर लेते हैं, पुलिस जब उनकी एक बात भी नहीं सुनती है तो रीता के माता पिता भी अपनी जिद से पीछे नहीं हटते हैं और आखिरकार मजबूर होकर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। एक अर्जी देकर हाई कोर्ट में कहते हैं कि हमारी बेटी का तीसरी बार डीएनए जांच करवाया जाए और अगर इसमें कुछ पैसों का खर्च आएगा तो हम पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन रीता के माता पिता जैसे ही इस तरह की अर्जी हाई कोर्ट में देते हैं, हाई कोर्ट में जब अर्जी देखते हैं तो पुलिस को काफ़ी फटकार लगाते हुए कहते हैं कि भारतीय कानून के अंतर्गत कोई भी लावारिस डेड बॉडी अगर पुलिस को बरामद होता है तो लगभग 72 घंटों तक अपने पास रख सकते हैं और अगर इन 3 दिनों के भीतर भी उसकी पहचान नहीं हो पाती है तो उसका कुछ सैंपल अपने पास रखने के बाद उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। आखिरकार पुलिस इस डेड बॉडी को इतने सालों तक मोर्चरी में क्यों रखा है? हाई कोर्ट पुलिस वालों को जैसे ही इस तरह की फटकार लगाती है तब जाकर पुलिस की आंख खुलती है और पुलिस इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लेती है और साल 2023 के शुरुआती महीने में एक बार फिर से उस डीएनए जांच को लेकर हैदराबाद भेजती है। लेकिन साल 2023 के शुरुआती महीने में हैदराबाद से जब तीसरी बार डीएनए जांच की रिपोर्ट आती है तो इस बार रिपोर्ट में एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा होता है।
दरअसल 3 साल और 4 महीने बाद जब तीसरी बार डीएनए रिपोर्ट आती है तो तीसरी बार के रिपोर्ट में ये साफ बताया जाता है कि मरने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि चक सलेमपुर गांव की रहने वाली रीता कुमारी ही है। जैसे ही इस तरह की डीएनए रिपोर्ट आती है तो पुलिस अब अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उस डेड बॉडी को रीता के माता पिता के हवाले ही नहीं करती है बल्कि आनन फानन में अपने ही सामने उसका अंतिम संस्कार भी करवा देती है। लेकिन जब ये मामला सोशल मीडिया से लेकर अखबारों के माध्यम से लोगों के सामने पहुंचता है तो लोग भी पुलिस के सामने कई तरह का सवाल खड़ा कर देते हैं। इधर रीता के माता पिता भी पुलिस के सामने सवाल खड़ा करते हुए कहते हैं कि जब हमारी बच्ची का सिर्फ पहचान करवाने में ही पुलिस को जब लगभग 40 महीने से ज़्यादा का समय लग जाता है तो न जाने पुलिस अब अपराधियों को कब तक अपनी हिरासत में लेकर आएगी और इन सब अपराधियों को जेल भेज देगी। इधर इस बात की जानकारी जैसे ही रीता के माता पिता के पड़ोस में रहने वाले राम कुमार के घर परिवार वालों को मालूम चलता है तो राम कुमार अदालत में जाकर आत्मसमर्पण कर देता है। मीडिया के लोग जब इस बारे में पुलिस वालों से पूछताछ करते हैं तो पुलिस जवाब देते हुए कहती है कि हम इस मामले में तब तक अपने कदम को आगे नहीं बढ़ा सकते थे जब तक हमको ये मालूम नहीं चल जाता कि मरने वाली लड़की रीता ही है। अब क्योंकि एक बार कंफर्म हो गया है कि मरने वाली लड़की रीता ही है तो हम अपराधियों को जल्दी से जल्दी अपनी हिरासत में लेकर आएंगे। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस को जब एक डेड बॉडी की शिनाख्त करवाने में ही लगभग 40 महीने का समय लग जाता है तो पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में और कितना समय लग जाएगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।